चीजों में शायद बरतने वाले का कुछ सदा के लिए समा जाता है। लोहे में भी, लकड़ी में भी। मुक्ता को अलमारी में से एक हल्की सी गंध आई। एक लंबी सांस भरकर देखा, पर जान नहीं सकी कि यह गंध किसी के हाथों की थी या लकड़ी में समाई हुई किसी इत्र फलेल की। होठों के पास सोच की एक लकीर सी खिंच गई। अगर लकड़ी और लोहे में कोई गंध समाई रह सकती है, तो उस बदन में भी जरूर होगी जो उस बाहों में रोज लपेटकर सोता था। पिछली रात को याद में लाकर मुक्ता ने दिलीप राय के बदन को जैसे फिर छुआ। बाह में लिपटकर एक गहरी सांस भरी, पर कुछ याद नहीं आया। शायद शरीर की जलती हुई आग के समय केवल आग की ही गंध होती है और किसी चीज की नहीं। शायद सब कुछ उसमें भस्म हो जाता है। मुक्ता के विचार को कुसुम ने तोड़ दिया। पूछ रही थी, भाभी क्या सोच रही हैं? मुक्ता ने पहली बार जाना, कुछ विचार केवल किसी गंध के समान होते हैं। हाथ से पकड़कर किसी को दिखाए नहीं जा सकते, हर समय होते भी नहीं हैं। मई बरसने के समय स्वयं ही आ जाते हैं, घर के कोनों में गुच्छा से होकर बैठ जाते हैं और फिर धूप निकलने पर न जाने कहाँ चले जाते हैं। भाई साहब को कच्चे कीमे के कबाब बहुत पसंद है। एक फिसलते रेशम की साड़ी को तय करते हुए कुसुम ने अचानक कहा, कच्चे कीमे के? मुक्ता ने चौंक कर कुसुम की ओर देखा। कुसुम बताने लगी, वे जब बम्बई आते हैं तो मैं उन्हें बनाकर खिलाया करती हूँ। थोड़ी मेहनत लगती है, पहली भाभी कभी नहीं बनाती थी। तो मुझे सिखा दो, मुक्ता ने कहा, और उसके मन में एक हंसी सी आ गई। याद आया, माँ कई बार कहा करती थी कि मर्द का मन जीभ में होता है। मैं आपको कागज पर सारा तरीका लिख देती हूँ, मुश्किल नहीं है, सिर्फ ज़रा मेहनत करनी पड़ती है। और कुसुम जब कागज पर लहसुन का, बड़ी इलायची का और अंडों की जर्दी का हिसाब लिख रही थी, मुक्ता को लगा जैसे वह एक अधेड़ औरत की तरह किसी सयाने से वशीकरण मंत्र लिखवा रही हो। कुसुम लिखने के साथ साथ जुबानी भी बता रही थी कि कैसे कच्चे कीमों को पहले सिलबट्टे से पीसना होता है, और साथ ही हंस भी रही थी। पर भाई साहब को तो खाते समय पता ही नहीं लगेगा कि क्या खा रहे हैं। वह तो भाभी बस आपको ही देखते रहेंगे। देखा था सवेरे चाय के समय वे बस आपको ही देख रहे थे। चाची भी भीतर जाकर हंसती रही थी। मुक्ता को ख्याल आया, सवेरे वह भी तो उनकी ओर देखती रही। कुसुम ने भी यह देखा होगा और माँ ने भी। विचार आया, उधर चला गया जिधर रात को सोने के कमरे में कोने में तस्वीर पड़ी हुई थी, जो सारी रात उसे देखती रही थी और जिसने सारी रात आंखें नहीं झपकाई थी। गले के पास जैसे आवाज नहीं थी, पर बाकी सब अंगों के पास थी, केवल अंगों को सुन पड़ने वाली। दूसरी रात आई, पर उसे पहली के बाद दूसरा कहना भी जैसे उसका अपमान हो। दिलीप राय ने महसूस किया, यह रात भी पहली है, नई और कुंवारी। एक आश्चर्य मन में उठा, क्या हर रात का पहली बार आना संभव है? आगे भी संभव होगा? समझ में नहीं आ रहा था कि इस कोमल सी और रेशम के गुच्छे जैसी लड़की के पास क्या है, जिसके अंदर उनका शरीर रेशम के कीड़े की तरह लिपटता जा रहा है। नहीं, उन्हें लगा कुछ है जो वह सब कुछ देने के बाद भी अपने पास रख लेती है, बचा लेती है, जिसे पाने के लिए पूर्ण संतुष्टि में अलसाया हुआ शरीर फिर उसकी ओर देखता है, उसकी ओर बढ़ता है। मुक्ता ने इस रात को कुछ जाना, पर दिलीप राय के अर्थों में नहीं, बिल्कुल अपने अर्थों में, बड़े निजी अर्थों में, कि रात की ये घड़ियां हवन की आग की तरह जलती हैं और उसमें जो कुछ भी दिलीप राय का उससे अलग है, अकेला है, वह सब हवन की सामग्री की तरह भस्म हो जाता है, और जो सच बाकी रह जाता है वह केवल आग है। मुक्ता ने यह भी जाना कि हर नया दिन उस पाले में ठिठुरता हुआ दिन होगा, जिसमें वह घर के छोटे बड़े काम उन छिटपटियों तिनकों को इकट्ठा करने के समान होंगे, जिनके आसरे यह रात की आग जलानी होगी। दिन के पाले से घबराकर, अपने अपने अकेलेपन से घबराकर, और शायद हमेशा, सारी उम्र, क्योंकि आज भी रात के चौथे पहर में मुक्ता को वही अनुभूति हुई।
कि पलंग के दो सिरे एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इतने कि एक सिरे की ओर सोई हुई मुक्ता का दूसरे सिरे पर सोए हुए दिलीप राय तक हाथ नहीं पहुंच रहा था। आज इस चौथे पहर के बाद मुक्ता को नींद नहीं आई। अभी झुटपुट ही था जब वह उठी और घर के पीछे बगीचे में चली गई। हर बूटे को, हर टहनी को हाथ से छुआ, जैसे उसे पत्ते पत्ते की पहचान करनी हो। और भोर के प्रथम प्रकाश में मुक्ता ने कुछ फूल और पत्तियां तोड़ी, पानी के एक गिलास में उन्हें तरतीब से सजाया और कमरे में लौट आई। कमरे में बस फर्श था और पलंग, इसलिए फूलों को रखने के लिए केवल एक ही जगह थी। जहाँ दृष्टि पड़ी, दीवार के कोने वाली पत्थर की वह रौंस जहाँ पर वह तस्वीर पड़ी हुई थी, इसलिए मुक्ता ने वह फूल की तस्वीर के पास ही रख दिए। मुक्ता ने जब फूल तोड़े थे उसे तस्वीर का ख्याल नहीं आया था, पर कमरे में आई तो उस तस्वीर ने जैसे वह फूल मांग लिए। वह नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन फूल तस्वीर के पास रख दिए तो सोचती ही गई, कुछ फूल सिर्फ किसी कब्र पर चढ़ाने के लिए उगते हैं, शायद मैं भी। इस समय तक मुक्ता का सारा चिंतन सीधा सा, साधारण और उस औरत की मृत्यु से जुड़ा हुआ था, जिसकी मृत्यु के बाद उसके मर्द को मुक्ता ने अपना मर्द बना लिया था। पर जिस समय नाश्ते की चाय मेज पर रख दी गई और दिलीप राय अपने कमरे में से काम पर जाने के लिए तैयार हो आए, तो मुक्ता का सारा चिंतन जैसे एकाएक रास्ते से लौट गया। अचानक इस मोड़ पर आ गया जहाँ से एक नया रास्ता भी न जाने किधर जाने वाला उसके पाँव के आगे आ गया हो। आज दिलीप राय ने मुक्ता की ओर देखा था, पर बिल्कुल उस तरह जिस तरह चाय के प्याले की तरफ या उबले हुए अंडों की तरफ। दृष्टि में क्षण भर का संबंध था, इससे अधिक कुछ नहीं। एक ठंडी सी लकीर मुक्ता के कंधों से उतरकर पीठ की हड्डी में फैल गई। आज कमरे में कुसुम भी नहीं थी और माँ भी नहीं, इसलिए मुक्ता ने कुछ निसंकोच होकर कई बार नजर भरकर दिलीप राय की ओर देखा। एक तना हुआ शरीर, तराशे हुए नक्श, पर जिस सबसे हर चीज एक फासले पर होने का एहसास देती हो। पहने हुए कपड़े भी अंगों के निकट होकर खड़े हुए, लेकिन अंगों के स्पर्श से दूर। अचानक हाथ में एक कागज लिए हुए सेक्रेटरी कमरे में आया। सर, यह तार। दिलीप राय ने निगाह उठाकर उधर देखा और उधर की आवाज़ परे जहाँ थी वहीं रुक गई। दफ्तर में बैठो, दिलीप राय ने धीमे से कहा और केतली में से गर्म चाय प्याले में डाली। सर, एक बार उधर की आवाज़ फिर उभरी। शायद काम के अत्यंत आवश्यक होने का आग्रह था, या शायद किसी बड़े नुकसान का। दिलीप राय ने कहा कुछ नहीं, सिर्फ उधर देखा। शायद जो पहले कहा था वह अभी भी वही हवा में ठहरा हुआ था और वही आगे होकर सेक्रेटरी के हाथों से टकरा गया। वह उन्हीं पैरों के पीछे चला गया, बाहर वाले घर के अंतिम सिरे पर बने हुए उस कमरे में, जो नेहरू प्लेस वाले दफ्तर का एक छोटा सा टुकड़ा घर में भी था, दफ्तर के समय से हटकर और अलग। मुक्ता को लगा दिलीप राय ने घर के समय का एक टुकड़ा जैसे अभी उसके सामने काम के समय से तोड़कर कमरे में रखा है। रंगों के भय की एक हल्की सी लकीर फिर गई। इसलिए नहीं कि दिलीप राय को घर एकांत में कामों का दखल पसंद नहीं था, सिर्फ इसलिए कि समय के इस टुकड़े को उन्होंने जैसे एक ठंडे चाकू से चीरकर अलग किया हो। एक सामर्थ्य है, पर लोहे की धार की तरह तीखी और ठंडी। दिलीप राय उठकर कमरे से जाने लगी तो एक नज़र मुक्ता की ओर देखा, पूछा, कोई चीज़ चाहिए? मुक्ता ने होठों के पास एक मुस्कुराहट फैली, जैसे नहीं शब्द उभरा हो। और दिलीप राय जब कमरे में चले गए, मुक्ता को लगा उनका कमरे में होना और कमरे से जाना भी उसके अधीन है, आज्ञा से बंधा हुआ, धरती की ग्रेविटी की तरह। और मुक्ता को पहली बार लगा एक और राह भी है, जो एक और कब्र की ओर जाती है, न जाने किसकी, न जाने कहाँ। पर सवेरे की यह अनुभूति मन में और गहरी उतर गई। कुछ फूल सिर्फ कब्र पर चढ़ने के लिए उगते हैं, शायद मैं भी।